हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीटेट पीवाईक्यू सीरीज़। और हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। ये सीटेट पेपर 2 फरवरी 2026 का साइंस के क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग अभी डिस्कस के मतलब साइंस के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैथमेटिक्स और सीडीपी के जितने भी क्वेश्चंस थे पेपर 2 के सीटेट फरवरी 2026 वाला, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। एंड आई हैव इवन क्रिएटेड अ प्लेलिस्ट जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि उससे पहले मैंने पेपर 1 भी डिस्कस किया हुआ है, तो उसको मैंने प्लेलिस्ट में जो है डाल दिया है। ओके, तो अब हम लोग साइंस के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट अस बिगिन। Question number 61. A metal X burns in oxygen with a white flame to form a white ash. Identify X and the type of reaction. एक धातु X ऑक्सीजन में श्वेत ज्वाला के साथ जलकर एक श्वेत राख बनाती है। निम्नलिखित में X और अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए। तो ऑप्शंस दे रखे हैं: कैल्शियम डिकम्पोजिशन, कैल्शियम विघटन, जिंक एंडोथर्मिक या फिर ऊष्माशोषी, मैग्नीशियम कॉम्बिनेशन यानी संयोजन, एंड एल्यूमिनियम थर्मल डिकम्पोजिशन यानी तापीय विघटन। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि एक्स जो है वो क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन के साथ वाइट फ्लेम बना रहा है और वाइट ऐश बना रहा है। तो अगर हम देखें तो जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब बर्न करता है, मतलब जब आपका मैग्नीशियम जो आपका मैग्नीशियम होता है वो ऑक्सीजन के साथ जब बर्न करता है तो वो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ही आपका वाइट ऐश है। ठीक है, तो यानी इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? मैग्नीशियम कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन इसलिए क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, इसलिए इसने इसे बोला है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन की जगह अगर ये कंबशन पूछ लेता है तो वो भी ठीक है। तो बट इसने यहाँ पे पूछा है किस टाइप की रिएक्शन है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 62. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैन्योर्स ओवर फर्टिलाइजर्स? निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक की उपेक्षा खाद का उपयोग करने का एक लाभ नहीं है? इट मेक्स द सॉइल पोरस, यह मृदा को छिद्रिल बनाता है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, यह मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करता है। इट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थायीकरण करता है। इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, यह मृदा की जल धारणा क्षमता को बढ़ाता है। तो इन्होंने पूछा है अगर हम मैन्योर यूज़ कर रहे हैं ओवर फर्टिलाइज़र, तो मैन्योर का कौन सा एडवांटेज नहीं है ओवर द फर्टिलाइज़र? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी कि यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थायीकरण करता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि फर्टिलाइज़र कि मतलब जो मैन्योर है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करने लगता है, तो ऐसा नहीं है। ये इसका एडवांटेज नहीं है ओवर द फर्टिलाइजर। Question number 63. Arrange the following statements about the process of digestion in cows and the correct sequence. गायों में पाचन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। च्यूइंग द कड, जुगाली करना। पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का आंशिक पहचान। स्टोरेज ऑफ फूड इन स्टमक, आमाशय में भोजन का भंडारण। क्विक सॉलोइंग ऑफ फूड, भोजन को शीघ्रता से निगलना। यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है। तो अब इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि अगर काऊ जो है, हमें पता है ना उनके पास 4 स्टमक्स होते हैं ना, ये जो काऊ है ये सबसे पहले क्या करेगी? पहले तो क्या होगा कि ये लोग जो घास है, लेट सपोज कोई काऊ है तो वो उसने घास लिया तो उसको पहले तुरंत स्वॉलो कर जाते हैं। ठीक है, तो 4th आपका फर्स्ट हो गया, सबसे पहला स्टेप है ना। तुरंत क्या करते हैं? उसे सॉलो कर जाते हैं। जब वो उसे तुरंत सॉलो कर जाते हैं तो वो उन सॉलो कर गया और उनके स्टमक में वो कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाता है। तो थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड। फिर सेकंड क्या होगा कि अब स्टोर हुआ, इसका थोड़ा सा पार्शियल डाइजेशन होता है। ठीक है, पार्शियल डाइजेशन हुआ इसका स्टमक में, जो स्टोर है थोड़ा थोड़ा डाइजेशन हुआ। फिर उसके बाद वो वापस से उनके मुंह में आ जाता है। जो आपने देखा होगा भैंस या गायें बैठे बैठे अपना मुंह चबाती हैं,
तो क्योंकि उनका जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है वो वापस से उनके मुंह में आ जाता है और फिर वो उसको च्यू करते हैं, तो च्यूइंग ऑफ कट जिसे बोला गया है 1। तो ये किस में है? 4, 3, 2 एंड 1। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि सबसे पहले भोजन को शीघ्रता से निगलना, उसके बाद आमाशय में भोजन का भंडारण, उसके बाद भोजन का आंशिक पहचान और लास्ट में जुगाली करना। Question number 64. A ball is thrown upwards. Which of the following statements is true at the highest point before it begins to fall down? एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है, नीचे गिरने से ठीक पहले अपनी अधिकतम ऊंचाई पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, वेलोसिटी इज 0, नेट फोर्स इज 0, वेग 0 है, परिणामी बल यानी कि नेट बल 0 है। वेलोसिटी इज 0, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स, वेग 0 है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। वेलोसिटी इज मैक्सिमम, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स, वेग अधिकतम है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। वेलोसिटी इज मैक्सिमम, नेट फोर्स इज 0, वेग अधिकतम है, परिणामी बल यानी नेट बल 0 है। तो एक चीज़ जो है वो आप लोग को ध्यान में क्या रखनी है कि लेट अस सपोज कोई बॉल जो है उसे आपने अपवर्ड थ्रो करा है और ये मैक्सिमम हाइट है जहाँ तक आपकी बॉल गई है, बॉल इस वक्त इस पोजीशन पे है। तो जब बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पे होती है, इसने बोला ना हाईएस्ट पॉइंट पे, बॉल ऊपर गई, थोड़ा सा रुकी और फिर नीचे आई, थोड़ा सा रुकी इन सेंस जब बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होती है वहां जस्ट उस टाइम के लिए उसकी वेलोसिटी होती है 0। फिजिक्स में पढ़ा ही था। तो वेलोसिटी पहली चीज तो 0 होनी है, यानी ये दोनों ऑप्शंस तो कट गए। दूसरा, क्या यहाँ पर उस वक्त फोर्स लग रहा होता है? वेलोसिटी 0 है, बिल्कुल फोर्स लग रहा होता है, फोर्स mg के बराबर होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मास, यानी कि आपका फोर्स जो है वो लग रहा है, नेट फोर्स 0 नहीं होता। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, यानी वेग 0 है पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। Question number 65. Read the following statements. Statement 1. Isotopes of an element have the same chemical properties. कथन 1, किसी तत्व के समस्थानिकों में समान रासायनिक गुण होते हैं। Statement 2. Chemical properties do not depend on number of neutrons. कथन दूसरा, रासायनिक गुण न्यूट्रॉनों की संख्या पर निर्भर नहीं करते हैं। यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है। तो हमें पता है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, हमें पता है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है पर मास नंबर डिफरेंट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल C12, C14, प्रोटॉन उतने ही हैं, यहाँ पर न्यूट्रॉन 2 ज़्यादा हैं, इस कार्बन में 2 न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं बस, बाकी नंबर ऑफ प्रोटॉन वो दोनों में सेम है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। तो इन्होंने बोला है कि आइसोटोप जो होते हैं उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। यस, लगभग सेम ही केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, सेम ही होते हैं। फिर स्टेटमेंट 2 बोला है कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्योंकि न्यूट्रॉन्स पर डिपेंड नहीं करती इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। बिल्कुल, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, प्रोटॉन सेम है, इसका मतलब न्यूट्रॉन्स पे केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ statements 1 and 2 are true and statement 2 is the correct reason for statement 1, है ना। कथन 1 और 2 सही है और कथन 2 कथन 1 का सही कारण है। सिंपल। Now question number 66. Which of the processes leads to production of lactic acid? निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करता है? एरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, मानवों में वायवीय श्वसन से। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, मानवों में अवायविक श्वसन से। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट, यीस्ट की अवायविक श्वसन से। राइज ऑफ डो आफ्टर एडिशन ऑफ यीस्ट एंड शुगर, यीस्ट और चीनी डालने पर के पश्चात आटे का फूलना। वेल, अगर इसमें पूछा गया है लैक्टिक एसिड, तो ये आपने बहुत ही आराम से ये बात सुनी होगी कि अगर
है ना। ये आपने बहुत ही मतलब आप ये कह सकते हैं बड़े आराम से आपने ये वाली बात सुनी होगी कि जब आप बहुत ज़्यादा भागते हैं और तो आपकी बॉडी में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है। बॉडी में लैक्टिक एसिड का बनने से क्या हो जाता है, आपकी इसमें क्रैम्प्स आते हैं मसल्स में। ये चीज़ तो पढ़ी है। तो लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में कब बनता है, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, जो ये है इसमें तो इथेनॉल बनता है यीस्ट और शुगर वाले केस में। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में कभी भी लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। ठीक है, यीस्ट के एनारोबिक रेस्पिरेशन में अभी मैंने बताया, यीस्ट का एनारोबिक रेस्पिरेशन इसी वाले प्रोसेस से बनेगा और उसमें लैक्टिक एसिड नहीं बनता, इथेनॉल बनता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि ह्यूमंस में हो रहा है, उसमें जब आप बहुत ज़्यादा भागते हैं और ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपके मसल्स में आपको स्ट्रेन महसूस होता है। वो स्ट्रेन किस कारण होता है, लैक्टिक एसिड के बनने के कारण, जब हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, यानी मानवों में अवायविक श्वसन के कारण। क्वेश्चन नंबर 67. Okay. Seema and Ashutosh set up a simple pendulum in the laboratory to calculate its time period such that the distance between the two extreme positions of the bob is d. Seema observes that the pendulum bob covers distance d by 4 in 2 seconds. Ashutosh thinks that Seema made an error while conducting the experiment and repeats it. He observes that the bob covers distance 3d by 2 in 10 seconds. Which of the following is true? सीमा और आशुतोष प्रयोगशाला में एक सरल लोलक की समयावधि यानी कि दोलन काल ज्ञात करने के लिए उसे इस प्रकार लगाते हैं कि उसके गोलक की दो दूरतम स्थितियों के बीच की दूरी d है। सीमा प्रेक्षण करती है कि लोलक का गोलक 2 सेकंड में d/4 दूरी तय करता है। आशुतोष सोचता है कि सीमा ने प्रयोग करते हुए एक गलती कर दी है और वह उसे दोहराता है। वह अवलोकन प्रेक्षण करता है कि गोलक 10 सेकंड में 3d/2 दूरी तय करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स इन बोथ द केसेस। दोनों ही घटनाओं में लोलक की समयावधि 12 सेकंड के बराबर है। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कैलकुलेटेड बाय सीमा इज ग्रेटर दैन दैट कैलकुलेटेड बाय आशुतोष। सीमा द्वारा परिचालित लोलक की समयावधि आशुतोष द्वारा परिचालित समयावधि से अधिक है। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कैलकुलेटेड बाय आशुतोष इज ग्रेटर देन दैट कैलकुलेटेड बाय सीमा। आशुतोष द्वारा परिकलित लोलक की समयावधि सीमा द्वारा परिकलित समयावधि से अधिक है। The time period of a pendulum will be same in both the cases as it depends on the mass of the bob. दोनों घटनाओं में परिकलित लोलक की समयावधि एक समान होगी क्योंकि यह गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। Now here's the thing, अब जब भी आप लोग ये देखेंगे कि पेंडुलम वाला क्वेश्चन आएगा और इसमें टाइम पीरियड से क्वेश्चन आया है, तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ये पेंडुलम वाला जिसमें आपका ऐसे हार्मोनिक मोशन हो रहा है, उसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। L यहाँ पर क्या होता है? L यहाँ पर लेंथ है। मतलब अगर ये आपका बॉब एक धागे से लटक रहा है, एक स्ट्रिंग से लटक रहा है, अगर ये आपका एक बॉब है जो कि ऐसे लटक रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है, दिस इज L। ठीक है, G आपको पता है ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही होता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपका डिस्टेंस जो भी है, इसमें कहीं D आया आपका? डिस्टेंस की तो बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, डिस्टेंस की तो बात ही नहीं हो रही है, बात किस चीज़ की होगी? लेंथ की होगी। अब यहाँ पर आप ये देखिए, द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम विल बी सेम इन बोथ द केसेस, ये तो सही बोला है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉब। ये बॉब के मास पे डिपेंड करे, तो इसमें कहीं आपका मास, इस फॉर्मूला में कहीं आपका मास की बात हो रही है? नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन टाइम पीरियड बराबर होना चाहिए। क्यों? डिस्टेंस तो चेंज हुआ जिसपे आपका टाइम पीरियड डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन लेंथ जो है वो सेम है, उस बॉब की लेंथ वही है, तो आपका टाइम पीरियड सेम ही रहना चाहिए। इन सब में टाइम पीरियड तो अलग अलग दिखा रहा है, नहीं।
तो टाइम पीरियड जो है वो दोनों ही केसेस में सेम रहना चाहिए, वो 12 सेकंड आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। दोनों ही घटनाओं में लोलक की समयावधि 12 सेकंड के बराबर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68। Mahesh left the wheat dough in the open. After a few days, it started to emit a foul smell. What could be the reason? महेश ने गेहूं का धुआं दैट इज गुंधा हुआ आटा खुले में छोड़ दिया। कुछ दिनों पश्चात उसने दुर्गंध छोड़नी आरंभ कर दी। इसका क्या कारण हो सकता है? ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द व्हीट डो, गुंधे हुए गेहूं के आटे में जीवाणु का पैदा होना, विकास। ग्रोथ ऑफ सैप्रोफिटिक फंजाई विद ब्रेक डाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट का भंजन करने वाले मृतजीवी कवक फफूद का विकास। द ऑक्सीडेशन ऑफ ब्रान विच प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, उस भूसी यानी चोकर का उपचयन जो लैक्टिक एसिड अम्ल उत्पन्न करती है। द रिडक्शन ऑफ द ब्रान पार्टिकल्स इन डो विच वीकन ग्लूटेन फॉर्मिंग प्रोटीन्स, गुथे हुए आटे में भूसी यानी चोकर कणों का अपचयन जिससे ग्लूटेन बनाने वाले प्रोटीन को कमज़ोर कर दिया। इसका आंसर क्या होगा कि जो अगर आपका व्हीट डो है वो खुले में रखा हुआ है तो उसके जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। ब्रेकडाउन कौन करेगा? सैप्रोफिटिक फंजाई करेगा। सिंपल सी चीज़ है। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यानी कार्बोहाइड्रेट का भंजन करने वाले मृतजीवी कवक फफूद का विकास। राइट। सो क्वेश्चन नंबर 69। Two circuits A and B are placed in close vicinity to each other. Circuit A comprises a galvanometer connected to two ends of the closed circuit. Circuit B comprises a battery and a key connected to two ends of the circuit. Initially, the key is not inserted. Which of the following will be observed if the key is inserted and later removed? दो परिपथ A और B एक दूसरे के निकट रखे गए। परिपथ A में एक गैल्वानोमीटर संवृत परिपथ के दो सिरों से जुड़ा है। परिपथ B में एक बैटरी और एक स्विच है जो परिपथ के दो सिरों से जुड़ा है। प्रारंभ में स्विच ऑफ स्थिति में है। निम्नलिखित में से क्या प्रेक्षण होगा यदि स्विच को ऑन करके ऑफ कर दिया जाए? देयर आर मोमेंटरी गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शंस इन ऑपोजिट डायरेक्शंस दैट डाई आउट शॉर्टली। गैल्वानोमीटर में विपरीत दिशाओं में क्षणिक विक्षेप होते हैं जो जल्द ही बंद हो जाते हैं। देयर आर मोमेंटरी गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शंस इन द सेम डायरेक्शन दैट डाई आउट शॉर्टली। गैल्वानोमीटर में एक ही दिशा में क्षणिक विक्षेप होते हैं जो जल्द ही बंद हो जाते हैं या बंद होते हैं। द गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन थ्रू आउट। गैल्वानोमीटर अद्योपांत कोई विक्षेप नहीं दर्शाता है। देयर आर मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन गैल्वानोमीटर दैट डाइज आउट शॉर्टली एंड देयर इज नो इफेक्ट व्हेन द की इज रिमूव्ड। गैल्वानोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है जो थोड़ी ही समय में हट जाता है और कोई प्रभाव नहीं होता है जब स्विच को ऑफ किया जाता है। तो देखिए बच्चों, होता क्या है कि लेट अस सपोज ये हमारे पास सर्किट है और एक में गैल्वानोमीटर दिया हुआ है और दूसरा जो उसके पास में बिल्कुल क्लोज सर्किट है दैट इज उसमें इसने दी हुई है की। ये ए हो गया, ये सर्किट बी हो गया। तो इसने क्या बोला है कि सर्किट ए और ये जो आपस में क्लोज विसिनिटी में है, तो सर्किट ए जो है गैल्वानोमीटर अगर कनेक्टेड है तो सर्किट बी दे आर इन क्लोज विसिनिटी, मतलब बिल्कुल एकदम एक पास है। मान लीजिए अगर ये यहाँ भी है इस तरह से, ठीक है। तो इसने बोला सर्किट बी जो है इट कंप्राइजेस ऑफ द बैटरी और इसमें की जो है वो प्रेजेंट है। इनिशियली अभी इसमें की नहीं लगा हुआ है। मान लीजिए आपने की इंसर्ट की और उसके बाद रिमूव कर दी तो क्या होगा? आपने अभी की इसमें लगा दी, आपने लगा दी। जैसे ही आपने की लगाई करंट फ्लो होगा और इसमें क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंडक्शन होगा। इस वाले जो इसके पास में है इसमें एक ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, ठीक है, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो इसमें जो करंट है इसकी वजह से हल्का सा इसमें ऑपोजिट में आएगा और यहाँ पर गैल्वानोमीटर एक डिफ्लेक्शन शो करेगा। करा उसने डिफ्लेक्शन शो। अब जब आपने की हटा दिया तो क्या होगा? यहाँ पर फिर से शांति हो जाएगी बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा क्योंकि वो शांत हो गया ना। तो
डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा और आपने क्योंकि की निकाल दिया, थोड़ी देर होगा फिर बंद हो जाएगा। इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा देयर आर मोमेंट्री गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शंस इन ऑपोजिट डायरेक्शन दैट डाई आउट शॉर्टली। गैल्वानोमीटर के विपरीत दिशाओं में क्षणिक विक्षेप होते हैं जो जल्द ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। पहले दूसरे क्योंकि इंडक्शन होगा, ठीक है, उसकी वजह से जो करंट बनेगा वो आपकी गैल्वानोमीटर में उसका डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, What is the reason for preferring pressure cookers over open pans for cooking the food quickly at high altitudes? ऊंचाइयों पर शीघ्रता से खाना पकाने के लिए खुले पात्रों की अपेक्षा प्रेशर कुकर को वरीयता देने का क्या कारण है? Lowering of boiling point of water at high altitudes due to increase in atmospheric pressure. ऊंचाइयों पर वायुमंडलीय दाब में वृद्धि के कारण जल की क्वथनांक में गिरावट। इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट हाई एल्टीट्यूड्स ड्यू टू डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऊंचाइयों पर वायुमंडलीय दाब घटने के कारण जल के क्वथनांक में वृद्धि। लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट हाई एल्टीट्यूड्स ड्यू टू डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऊंचाइयों पर वायुमंडलीय दाब घटने के कारण जल के क्वथनांक में गिरावट। Increase in boiling point of water at high altitudes due to increase in atmospheric pressure. ऊंचाइयों पर वायुमंडलीय दाब में वृद्धि के कारण जल के क्वथनांक में वृद्धि। तो देखिए, अब जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। हाई एल्टीट्यूड्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो वाटर की जो बॉइलिंग होगी वो लो टेम्परेचर पे ही हो जाती है। वाटर की बॉइलिंग कब होगी? जब आपके इसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही कम हो गया तो पानी जो है वो कम ही टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू हो जाएगा। जब वो कम ही टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो आपका खाना ठीक से पकेगा नहीं। इस कारण हम लोग प्रेशर कुकर का यूज़ करते हैं। सो लोअरिंग ऑफ boiling point of water at high altitude due to decrease in atmospheric pressure, that is third option. ऊंचाइयों पर वायुमंडलीय दाब घटने के कारण जल के क्वथनांक में गिरावट, यही आपका सही उत्तर है। ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगी इसी पेपर के, तो वो करके मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी CDP से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट देखना है तो वो भी मैंने इस पर अपलोड कर दिया है और मैं बाकायदा सबकी प्लेलिस्ट भी बना दे रही हूँ। सो आई होप कि देयर वुड बी नो प्रॉब्लम एंड ओके, सो बाय बाय।